आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिरकुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी 9 टू 5 वाली जॉब छोड़कर आज़ादी वाली लाइफ जीना चाहते हैं, जहां आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम हो? क्या आपको यही जानना है कि जल्द से जल्द खूब सारा पैसा कैसे कमाया जाए? क्या आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर पैसों के कारण नहीं कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये समरी खास आपके लिए है। तो अपना माइंड खुला रखिए और जानिए कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ऐसे कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए। वो कॉमन बिलीव्स जिन्हें अब तक आप मानते आए थे, उनसे अब छुटकारा पाने का टाइम आ गया है। अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना आपको नुकसान के बजाय फायदा भी दे सकता है। देखा जाए तो बिजनेस का दूसरा नाम लक और सही टाइमिंग है। इस समरी से आप सीखोगे कि कैसे सक्सेस के लिए पहले से खुद को तैयार रखा जाए। इसमें आपको सक्सेस के सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे, जो आपके लिए इनकम के नए सोर्सेज अनलॉक करने में हेल्प करेंगे। आप इसमें पैसिव इनकम कमाने के तरीके भी सीखोगे, यहाँ तक कि आप अपनी लायबिलिटीज से पैसा कमाना सीखोगे। आप नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे और अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग के तरीके भी सीखेंगे। आप भी इस बुक के ऑथर नेथन की तरह अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं, जिन्होंने शेयर किया है कि कैसे उन्होंने अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। तो आप भी अमीरों के तरीके जानकर अच्छी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का आपका सफर आज और अभी से शुरू होता है। डोंट फोकस ऑन वन थिंग, गो बिग और गो होम, यानी कुछ बड़ा करो नहीं तो घर लौट जाओ। ये जुमला आपने कितनी बार सुना है? सोसाइटी आपको यही कहती है कि अपना एक गोल सेट करो और सारा एफर्ट लगाकर उस गोल को अचीव करने की कोशिश करो। जो लोग आपके करीबी हैं, जैसे आपके पेरेंट्स या टीचर्स, आपको यही सलाह देते हैं कि किसी एक स्किल में महारत हासिल करो। अपनी सारी मेहनत और फोकस उस एक स्किल में लगा दो। लेकिन क्या वाकई में इसका कुछ फायदा होता है? अक्सर अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं आता है। सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करके कई बार हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोग लकी होते हैं, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होता है। एक ही अपॉर्चुनिटी में अपने सारे रिसोर्सेज लगा देना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर ये तरीका काम नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक साथ कई चीज़ों पर अपना फोकस करना मुश्किल तो है, पर आपके करियर के लिए बेहद ज़रूरी भी है। माइंड को एक जगह फोकस ना करें, बल्कि नए आइडियाज़ की तरफ भी ध्यान दें। एक टाइम में आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अगर जल्दी अमीर बनना है तो सिर्फ एक बिजनेस से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। इसलिए सिर्फ एक चीज़ पर फोकस ना करें। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अपने ऑप्शन खुले रखो। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहो। सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइमिंग और लक। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। लक सक्सेस के मामले में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एक सच ये भी है कि इंसान को लक की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है। एक ही चीज़ पर फोकस करने का मतलब होगा अपना सारा लक एक ही पॉट में रख देना। इसलिए बेटर होगा कि आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करने की कोशिश करो, और फिर कुछ ही टाइम बाद आप इतने लकी हो जाओगे कि किसी एक जरिए से ही आपका जैकपॉट लग सकता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना भी आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। इससे आप अपनी इनकम मल्टीप्लाई करके उन्हें आपस में लिंक भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हो। आपका सोर्स ऑफ इनकम है हर वीडियो के हिसाब से जो आपकी अर्निंग होती है। इसके साथ ही एक और अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अपने करंट सोर्स ऑफ इनकम से लिंक करके उठा सकते हैं। यह है अपने वीडियो में ऐड और स्पॉन्सर को ऐड करना। हर वीडियो के शुरुआत में जो आप ऐड डालते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है। जल्द ही आपकी इनकम मल्टीप्लाई होने लगेगी जब आपको वीडियो के बीच में और एंड में और ज़्यादा ऐड मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कितने ऐड मिलेंगे और कितनी इनकम होगी, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। नई अपॉर्चुनिटीज चूज करते वक्त उन्हें फिल्टर करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप हर जगह अपना फोकस और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करो जो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सकें और जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल हो। आपको सिर्फ वही बिजनेस चूज करने चाहिए जिनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, वरना तो आप सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। शुरू में ये सब आपको काफ़ी थकाने वाला लग सकता है, क्योंकि एक ही टाइम में 10 बिजनेस मैनेज करना कोई मजाक नहीं है। स्टार्टिंग में आपको स्लो और इजी अप्रोच रखनी चाहिए। इसके लिए इस बुक के ऑथर नेथन 3 फोकस रूल सजेस्ट करते हैं। रूल ये है कि आपको एक समय में 3 चीज़ों पर अपनी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं। ये 3 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कोई बिजनेस प्लान या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह। इसमें मेन पार्ट ये है कि आपको सिर्फ 3 अपॉर्चुनिटीज़ तक खुद को सीमित रखना है।
बेशक ये सच है कि इससे आप कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। सिर्फ उन्हीं पर फोकस करो जो आपके समझ में बेस्ट हों, और सिर्फ उन्हीं पर काम करो जो आपने स्टार्ट किए हों। अपने टाइम को जितना हो सके मैनेज करने की कोशिश करो। एक साथ तीनों अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको तीनों जगह टाइम देना है। तो यहाँ 80-20 का रूल काम आता है। 80-20 रूल की हेल्प से आप अपने टाइम को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली डिवाइड कर पाएंगे। आपका 80% टाइम आपकी एक अपॉर्चुनिटी में जाएगा, जिसमें आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हैं, और बाकी का 20% बाकी की दो अपॉर्चुनिटीज़ में, ताकि आपके पास और भी ज़्यादा मैनेजेबल शेड्यूल हो और आप खुद को थकान से बचा सकें। जिस 80% अपॉर्चुनिटी पर आप फोकस करोगे वो आपकी मेन इनकम होगी। ये वो बिजनेस होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बेस्ट पोटेंशियल वाला हो। चलिए अब यहाँ निक का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। निक एक फ्रेश ग्रेजुएट है जो 25 के होते होते एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। निक के पास भी तीनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हैं रिटेल बिजनेस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और रियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। शुरू में उसने तीनों सेम स्पीड पर स्टार्ट किए थे। वो दिन रात मेहनत करके अपने तीनों बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसका कोई भी बिजनेस ठीक से ग्रो नहीं कर पाया। तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती थी। रिटेल बिजनेस के लिए निक के पास अच्छे सप्लायर्स की कमी थी। जिन स्टॉक्स में उसने इन्वेस्ट किया था वो नीचे गिर गए थे, क्योंकि उसने ठीक से रिसर्च किए बिना ही पैसा लगा दिया था। जो घर उसने खरीदा था उसकी वैल्यू भी काफ़ी कम थी, इसलिए कोई भी उसे रेंट पर लेने को तैयार नहीं था। तो निक से आखिर गलती कहाँ हुई थी? निक 80-20 रूल यूज़ कर सकता था। वो 80% टाइम रिटेल बिजनेस को लॉन्च करने में लगा सकता था, और बाकी का 10% स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करने पर, और बाकी का 10% बेटर प्रॉपर्टी ढूंढने में। उसे सबसे पहले रिटेल बिजनेस लॉन्च करना चाहिए था, जबकि बाकी बचे दोनों बिजनेस कुछ महीनों के गैप में लॉन्च किए जा सकते थे। अगर निक ऐसा करता तो शायद वो इतनी बुरी तरह से फेल नहीं होता। कॉपी योर कॉम्पिटिटर्स। बिजनेस की दुनिया में ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना पूरी तरह गलत नहीं है। सच तो ये है कि हर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की नकल करती है और वही सेम स्ट्रैटेजीज अलग अलग इंडस्ट्रीज में अप्लाई करने से नहीं चूकती। तो अगर आपको भी जल्द से जल्द सक्सेस पानी है तो अपने कॉम्पिटिटर्स को आज और अभी से और जितना इफेक्टिवली पॉसिबल हो कॉपी करना शुरू कर दो। हर कंपनी कुछ स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग टैक्टिक जरूर कॉपी करती है, चाहे वो इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। यहाँ सीक्रेट बस इतना है कि जो भी आप कॉपी करो उसे अपनी कंपनी या इंडस्ट्री के हिसाब से कस्टमाइज करो और लगातार अप्लाई करते रहो। आपको पता चल जाएगा कि लोगों को सेम चीजें चाहिए और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेशक आप सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करो या कोई दूसरी। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि माया ने कैसे कॉपी करके सक्सेस अचीव की। माया ने एक नया अपार्टमेंट लिया था और वो अपने फ्लैट को रेंटल प्रॉपर्टी में बदलना चाहती थी। उसने अपने फ्लैट को पहले रेनोवेट करवाया, फिर नया फर्नीचर लेकर फ्लैट को खूब अच्छे से सजाया और कुछ और फैसिलिटीज भी वहां ऐड कर दी, जैसे कि कॉफी मशीन, राइस कुकर और स्टोव। इतना एफर्ट और खर्चा करने के बावजूद माया का फ्लैट ज्यादातर खाली पड़ा रहता था। उसे महीने में मुश्किल से एक बुकिंग मिलती थी और कई बार तो 2-2 महीनों तक कोई बुकिंग नहीं होती थी। अब माया ने एक अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। उसके एक फ्रेंड ने उसे अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने को कहा। वो भी उनकी जैसी टैक्टिक्स यूज करके उनकी तरह बल्कि उनसे ज्यादा पैसा कमा सकती थी। माया घर गई और उसने टॉप रेटेड रेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में सर्च किया। उसने उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स देखी तो पता चला कि वो तो सब सेम है। माया ने उनके फोटोज भी चेक किए तो पता चला वो भी सेम है। उसने देखा कि उनके कॉम्पिटिटर्स के फोटो काफी बढ़िया क्वालिटी के थे। सारे फोटो अच्छी लाइटिंग में लिए गए थे और सब में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज जरूर थी। जैसे किसी फोटो में कॉफी मशीन थी तो किसी में वाइट बेडशीट और किसी में सेफ्टी लॉक वगैरह। आइडिया ये था कि कस्टमर्स को वो सब दिखाना है जो वो चाहते हैं और हर चीज को खूबसूरत बनाकर दिखाना है। माया को ये भी पता चला कि ज्यादातर टॉप रेटेड रेंटल प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट सेम चीजें लिस्ट की गई थी। जैसे किसी ने शावर लिस्ट किया था तो किसी ने एयर कंडीशन, तो किसी ने बाथ टब, तो किसी ने फ्री कॉफी ब्रेकफास्ट और ऐसी ही कुछ चीजें जो कस्टमर्स को लुभा सके। माया ने वो सारी टैक्टिक जो उसने सीखी थी अपने बिजनेस में अप्लाई की और जल्दी उसे कई बुकिंग्स मिलने लगी। अब उसकी रेंटल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हर रात बुक्ड रहती है। कई लोग उसके अपार्टमेंट में आने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि माया ने अपने कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस स्ट्रैटेजी सेम अपने बिजनेस में अप्लाई की थी। इससे उसके कॉम्पिटिटर्स का भी कुछ नहीं बिगड़ा था। उसे बस ये आइडिया लेना था कि बाकी के सेम बिजनेस कैसे अपनी मार्केटिंग करते हैं और अगर उनकी किसी स्ट्रैटेजी को कॉपी करके आपको फायदा हो रहा है तो इसमें गलत क्या है।
तो हमने ये नतीजा निकाला कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने की प्रैक्टिस कितनी कॉमन है। इसलिए आप भी इस चीज़ को नकारना छोड़ दो कि आप किसी को कॉपी नहीं करोगे। इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि सेम यही चीज़ सीखने के लिए आपको और भी लंबा रास्ता पकड़ना पड़ेगा और रुकावटें पार करनी पड़ेंगी। लेकिन इस प्रोसेस में आपका टाइम, रिसोर्सेज और एनर्जी वेस्ट होंगे, जबकि वही सेम चीज़ आप अपने कॉम्पिटिटर से कॉपी करके कम से कम टाइम में सीख सकते हो। उन टैक्टिक्स का पता लगाओ जो आपके बिजनेस में काम आ सकते हैं, फिर आप उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उनका पूरा फायदा उठा सकते हो। योर हिडन मनी। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चैलेंजिंग काम है। इसके लिए आपको ना जाने कितने हजार घंटों की मेहनत और पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा आपको इसके ऑपरेशन के लिए और ज़्यादा टाइम और एफर्ट देना होगा। शुरुआत के कुछ सालों में पैसिव इनकम कमाने के चांस कम होते हैं। इस बिजनेस में डायरेक्टली काम भी करना होगा और डेली मैनेज भी करना होगा। अपना सारा टाइम और पैसा बिजनेस में लगाने के बाद आपके पास कुछ और स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं बचेगा। और यहीं पर हमारी पैसिव इनकम काम आती है। पैसिव इनकम वो पैसा होता है जो आप जीरो या कम से कम एफर्ट के साथ कमा सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपकी रेगुलर इनकम भी होती रहती है। कई तरीके हैं जिनसे आपको पैसिव इनकम हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है अपनी लायबिलिटीज़ को एसेट में बदलना। अगर आप अपने लायबिलिटीज से पैसा कमाने में कामयाब रहे तो इसका मतलब है कि आपने अपनी हिडन मनी का सीक्रेट अनलॉक कर लिया है। इस बारे में ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, मेरे पास तो कोई एसेट है ही नहीं। लेकिन अगर आप ज़रा गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपके पास इतने एसेट हैं जितना आप सोच भी सकते। आपको बस चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना होगा। जो चीज़ें आपके पास हैं उनमें पोटेंशियल देखने की कोशिश करो। आपको अलग से कुछ ऐसा खरीदने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपकी इनकम हो सके। जो अभी आपके पास है उसी से आप पैसा कमा सकते हो। जो चीज़ें ज़्यादातर लोगों को लायबिलिटी लगती हैं वो हैं घर, गाड़ी, ऑफिस, याच, बोट वगैरह वगैरह। ये वो आइटम है जिनके लिए आप मंथली पेमेंट करते हो। लेकिन अगर हम कहें कि आप इनके लिए पे करने के बजाय उल्टा इनसे पैसा कमा सकते हो तो क्या आप यकीन करोगे? सबसे कॉमन टाइप की पैसिव इनकम है रेंटल प्रॉपर्टी। लोग वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर लगाते हैं। एयरबीएनबी आज की डेट में सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर लगा सकते हैं या रहने के लिए जगह रेंट पर ढूंढ सकते हैं। अपने घर को कैसे एक मनी मेकिंग मशीन में बदला जाए ये दिखाने के लिए चलिए हम नेथन का एग्जाम्पल देखते हैं। जॉनथन के पास 2 बेडरूम का एक फ्लैट है, लेकिन वो ज़्यादातर ट्रैवल करता रहता है। एक सेल्समैन होने के नाते वो महीने में कम से कम 20 दिन तो बिजनेस ट्रिप पर होता है। उस दौरान उसका घर खाली पड़ा रहता है। अब ज़्यादातर लोग आपसे कहेंगे कि अपना घर रेंट पर मत दो, बाकी बचे 10 दिनों का क्या होगा जब वो घर पर होगा? एयरबीएनबी में आप अपना घर डेली या वीकली बेसिस पर भी रेंट पर दे सकते हो। आप अवेलेबल रेंटल डेट्स एडजस्ट कर सकते हो और उन डेट्स को ब्लॉक कर सकते हो जब आप घर में रहेंगे। जैसे मान लो नेथन हर महीने $2000 मॉर्गेज और टैक्स पे करता है। अगर वो अपना घर महीने में 20 दिन भी रेंट पर देता है और एवरेज में $2700 कमाता है तो वो अपना मॉर्गेज भी पे कर पाएगा। ऊपर से उसे अपने डेली के खर्चे पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा $700 भी मिलेंगे। अब आपको ये पता करना है कि अपना घर रेंट पर कैसे दिया जाए, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को हटकर बनाया जाए। नेथन ने 3 टिप्स बताई हैं जो आप अपनी रेंटल प्रॉपर्टी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। पहली टिप है, अपने रेट कम रखो पर क्लीनिंग फीस को बढ़ा दो। जब लोग आपकी लोकेशन के आसपास रेंट पर जगह सर्च करेंगे तो उन्हें लिस्ट में सबसे टॉप पर आपकी प्रॉपर्टी ही दिखेगी। इसलिए कई लोग जो कम रेंट वाली जगह ढूंढ रहे होंगे उन्हें आपकी प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करेगी। रेंटल रेट कम करने के बाद भी आप उतना ही कमा लोगे क्योंकि आपने क्लीनिंग फीस बढ़ा दी है। अक्सर लोग ज़्यादा क्लीनिंग फीस देने में आनाकानी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी कम रेंट पर रहकर पैसा बचा रहे हैं। दूसरी टिप पहली टिप से जुड़ी हुई है। क्लीनिंग सर्विस के रेगुलर कस्टमर होने के नाते आप रेट कम करवा सकते हैं और डिस्काउंट मांग सकते हैं। जैसे मान लो आपको हर अपॉइंटमेंट के लिए $80 क्लीनिंग सर्विस चार्ज देना पड़ता है, तो आप एक लॉयल कस्टमर होने के नाते उनसे ये चार्ज $50 करने को कह सकते हैं, इस शर्त पर कि आप हर महीने कम से कम 8 अपॉइंटमेंट ज़रूर लेंगे। ज़्यादातर क्लीनिंग सर्विसेज आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर मानेंगे क्योंकि इससे उन्हें हर महीने $400 की इनकम होगी। तीसरी टिप है कि अच्छी फोटोग्राफी में इन्वेस्ट करो। अपने रेंटल प्लेस की फोटो लेने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करो। प्रोफेशनल ढंग से ली गई फोटोग्राफ्स देखकर लोग आपकी प्रॉपर्टी को लेकर और भी सिक्योर और सेफ फील करेंगे। इससे आपके भरोसेमंद होने का पता चलता है और अच्छे फोटो देखकर कस्टमर्स और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
ये पैटर्न सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई नहीं होता, बल्कि आप इसे कार, बोट, ऑफिस स्पेस या किसी और सर्विस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कार से ऑफिस जाते हो और आपकी कार 8 घंटे ऑफिस के बाहर खड़ी रहती है, तो क्यों ना उसे रेंट पर लगाया जाए। आप किसी जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कई वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। इस चैप्टर का मकसद आपको ये बताना है कि जिन्हें आप लायबिलिटी समझते हैं, उनके अंदर भी इनकम जनरेट का पोटेंशियल है। अपनी लायबिलिटीज को अपना खर्चा खुद उठाने दो और इसके साथ आपकी भी एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी। लिव लाइक अ किंग विदाउट ओनिंग अ थिंग। क्या आपने कभी ये फ्रेज सुना है, फेक इट टिल यू मेक इट? यानी जब तक आप खुद ऐसा नहीं कर सकते, तब तक दूसरों को फॉलो करो। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपका एग्जैक्ट यही माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको नया रिच माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। आपको ये माइंडसेट क्यों यूज करना चाहिए? इसके 2 कारण हैं। पहला, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है और इसे ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। दूसरा, ये रियल सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। जब आप खुद को ऑलरेडी सक्सेसफुल मानकर चलते हो, तो ऐसा करके आप असल में पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। एक चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं या फिर बताना नहीं चाहते, वो ये है कि आप फ्री में काफी कुछ अचीव कर सकते हो। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। अमीर इसी तरह अमीर बने रहते हैं। वो खूब सारा पैसा कमाते हैं और उन्हें खूब सारी चीजें भी फ्री में मिल जाती हैं। अक्सर उन्हें बिना एक भी पैसा खर्च किए प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल जाते हैं। अब आप पूछोगे कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? असल में वो जो चीज़ अप्लाई करते हैं, उसके लिए ज़्यादातर कंपनियों को पैसा खर्च करना पड़ता है, और वो चीज़ है एक्सपोजर। किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी या जानी मानी हस्ती के जरिए कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक्सपोजर का सहारा लेती है। मार्केटिंग टेक्निक की हेल्प से कंपनी अपने आइटम को मार्केट में लॉन्च करती है। जब ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स उनके बारे में पोस्ट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में जानने लगते हैं। एक्सपोजर पाने के लिए कंपनियां कुछ भी कर सकती हैं, यहां तक कि फ्री में अपने आइटम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। पीआर पैकेज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कंपनियां अपने ब्रांड को फेमस बनाती है। ये पैकेज कंपनी के प्रोडक्ट से भरे होते हैं और इसे बड़े बड़े जाने माने लोगों को फ्री में भेजा जाता है। बदले में इन सेलिब्रिटीज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट या वेबसाइट पर इन प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव रिव्यू देना होता है। अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो भी आप कंपनी को कुछ और ऑफर कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि उन्हें क्या चाहिए। कुछ कंपनियां आपके कनेक्शंस का फायदा उठाती हैं। अगर आपकी जान पहचान हाई सोसाइटी के लोगों से है, तो वो आपको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई जान पहचान नहीं है, तो भी आप कंपनियों के लिए अपने ब्लॉग या वेबसाइट में रिव्यू लिख सकते हैं। एलिस भी ऐसे ही अपने हर ट्रिप पर बिना पैसा खर्च किए किसी महारानी की ट्रैवल करती हैं। एलिस एक यूट्यूबर है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती है। वो वेकेशन के लिए सिंगापुर जाना चाहती थी। रहने के लिए उसे एक 5 स्टार होटल भी पसंद आया था, लेकिन उसके रेट बहुत ज़्यादा थे। तो एलिस ने डिसाइड किया कि वो होटल वालों को ईमेल करके कुछ डिस्काउंट के लिए पूछेगी। अपने ईमेल में एलिस ने ये बताया था कि उसके 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो उनके होटल में रहना चाहती है, पर वो उसका चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकती है। होटल वाले उसे इस शर्त पर डिस्काउंट देने को तैयार हुए कि उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर उनके होटल के बारे में पॉजिटिव रिव्यू देना होगा। अगले दिन होटल ने उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म करते हुए जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा था कि उन्हें एलिस को 3 रातों के लिए फ्री में रूम देते हुए बेहद खुशी होगी, बशर्ते उसे अपनी वीडियो में होटल की फैसिलिटीज के बारे में बताना होगा। जरा सोचिए, अगर एलिस ने खुद को मार्केट ना किया होता, तो उसे इतने महंगे होटल में फ्री स्टे कैसे मिल पाता और वो किसी सस्ते से होटल में जाने के लिए मजबूर हो जाती। तो देखा आपने, जब आप कनेक्शन बनाते हो और कंपनी को कुछ ऑफर करते हो, तो वो भी आपको फ्री सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। जब इतने सारे लोग फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर स्टॉक ट्रेडिंग और इंडेक्स फंड्स की ओर इशारा करते हैं। ये वो मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें लोग जल्द से जल्द अमीर होने के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। इससे आपको एक्स्ट्रा कमाई तो होगी, लेकिन इससे आपकी उतनी इनकम भी नहीं होगी कि आप बेफिक्र होकर अपनी जॉब छोड़ सकें। जैसा कि नेथन कहते हैं कि आप अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग के जरिए जल्दी अमीर बन सकते हैं। अगर आप एक स्टेबल मंथली इनकम की तलाश में है जहां आपको फ्री टाइम मिल सके, तो अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट ट्राई करो। अक्सर अनदेखे किए गए मौक़ों में ही कहीं ना कहीं हीरे छुपे होते हैं। सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों में अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना मुश्किल काम है, लेकिन ये आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कहीं ज़्यादा बड़ा रिटर्न दे सकता है। वैसे ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, इसलिए हर किसी को फॉलो मत करो और अपना सोर्स ऑफ इनकम खुद ढूंढो। एक अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट को ढूंढना शुरुआत में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अब क्योंकि ये अनकॉमन है, तो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। तब यहाँ आपको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डिजिटल वर्ल्ड में आप इजीली इंटरनेट की हेल्प से अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ढूंढ सकते हो। आप चाहो तो अपने फ्रेंड की राय ले सकते हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। एक सिंपल मैसेज या फेसबुक स्टेटस आपको काफ़ी आगे ले जा सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आपको
ओपन माइंड रखना होगा और आइडियाज़ तलाश करते रहना होगा, क्योंकि इस बुक के ऑथर नेथन ने भी ऐसे ही अपना अंपायर खड़ा किया था। पहले नेथन भी एक वर्किंग क्लास इंसान हुआ करते थे। उनके पास अच्छी जॉब थी और वो कई बड़ी जानी मानी कंपनियों के लिए काम करते थे, लेकिन अब वो वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर में से एक हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ के दम पर इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया है। नेतन ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जहां ज्यादातर लोग पैसा लगाने से डरते थे। एक ओपन माइंड अप्रोच रखते हुए और अपने फ्रेंड्स की बातों पर गौर करके उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला था। फायर हाउस उनके ऐसे ही एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, जिसे उन्होंने अपने एक फ्रेंड से लिया था। नेथन ने अपने फ्रेंड से पूछा कि उन्हें आगे कौन सी कंपनियों या एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी बड़ा अमाउंट कमाने के बाद वो अपना पैसा किसी ऐसी चीज़ में लगाना चाहते थे जहां से उनकी खूब कमाई हो सके। उनके फ्रेंड ने उन्हें फायर हाउस, एक होटल और एक बार के बारे में बताया। उनके फ्रेंड भी इन्वेस्टर की तलाश में थे और उन्होंने ही नेथन को इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर किया था। वो दोनों फायर हाउस गए और लोकेशन का मुआयना किया। नेथन ने वहाँ अच्छी सेटिंग और कस्टमर्स की अच्छी खासी भीड़ देखी। होटल प्राइम लोकेशन में था, शहर के एकदम बीचों बीच, जहाँ टूरिस्ट आसानी से पहुँच सकते थे। उसके बाद नेथन ने फायर हाउस में $11,000 इन्वेस्ट किए। ये इन्वेस्टमेंट उसकी जजमेंट कॉल इन्वेस्टमेंट थी। फिलहाल ये होटल एनुअली $4,800 का प्रॉफिट ला रही है। इतने बड़े रिटर्न की वजह से नेथन ने कुछ और होटलों में भी इन्वेस्ट करने का फैसला किया जो उन्हें अर्निंग के हिसाब से अच्छे लग रहे थे। नेथन की सिचुएशन एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप अलग अलग जगहों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर उन्होंने तब अपने $11,000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए होते तो उन्हें करीब 7% रिटर्न मिलता, और ये उस 40% के सामने कुछ भी नहीं है जो वो अपने होटल बिजनेस से कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। यह इन्वेस्टिंग का थंब रूल है, खासकर जब आप काफ़ी बड़ा अमाउंट लगा रहे हों। अपने इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में थोड़ी और खोजबीन करना सही रहेगा। आप उनसे पर ईयर की इनकम और कंप्यूटेशन का रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के बाद आपको अपडेटेड रखे जाने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्टैक्ट ये रिक्वेस्ट मानने से इनकार करता है तो यानी ये खतरे की घंटी है। हालांकि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी है जो सिर्फ आपके डिसीजन पर बेस्ड होते हैं। इन्हें जजमेंट कॉल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जैसा कि नेथन ने अपने जजमेंट से फायर हाउस में इन्वेस्ट किया था। उन्होंने ना तो नंबर देखे, ना कोई रिक्वेस्ट की, वो लोकेशन पर गए और वहाँ जो कुछ देखा उसके हिसाब से अपना फैसला लिया। बेशक ऐसे डिसीजन काफ़ी रिस्की होते हैं, खासकर उनके लिए जो इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। आपके साथ कोई धोखा हो सकता है या आपको कोई पैसों का चूना लगा सकता है। इसलिए जजमेंट कॉल इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब आप नुकसान उठाने का रिस्क लेने को तैयार हों या नुकसान उठाने की स्थिति में हों। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करो जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की। अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है खुद को कॉमन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से अलग करना और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करना। यही वो तरीके हैं जो लोगों को अमीर बना देते हैं, जिनमें नेथन भी एक हैं। सेलिंग अ बिजनेस। अमीर बनने का एक और तरीका है अपना बिजनेस बेचना, जो ज्यादातर लोग आपको बताएंगे नहीं। जो बिजनेस आप बेच रहे हो ये वही है जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की थी, जिसमें अपना टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट किया था। शुरुआत में आपको अपने डिसीजन पर डाउट हो सकता है, पर जब आपको रेड फ्लैग यानी खतरे की निशानी दिखने लगे तो आप इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। पहला इंडिकेटर है आपका टाइम। अगर आपका बिजनेस आपका टाइम खा रहा है और आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी ट्राई करने से रोक रहा है तो बेहतर होगा इसे बेच डालो। आपका गोल पैसिव इनकम कमाना है, यानी ज्यादा मेहनत और पैसे खर्च किए बगैर जल्द से जल्द अमीर बनना। आपको अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए अपने डेली रूटीन से कुछ घंटों का टाइम हमेशा देना पड़ेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपका सारा टाइम इसी में चला जाए। दूसरा इंडिकेटर है ग्रोथ। इतना टाइम और रिसोर्स इन्वेस्ट करने के बाद आपका बिजनेस लगातार ग्रो करना चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मंथली रिपोर्ट में नंबर बढ़ नहीं रहे हैं तो इसे बेचने के बारे में सोचिए। बिजनेस ग्रोथ के लिए ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत होती है। ग्रोथ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम ही वो चीज है जो आपके पास नहीं है। और लास्ट चीज जो आपको कंसिडर करनी है वो है मार्केट टाइमिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में से एक है। मार्केट टाइमिंग का मतलब है मार्केट को स्टडी करना और ये देखना कि ये आपके बिजनेस को कैसे वैल्यू करता है। अगर मार्केट आपकी इंडस्ट्री को ओवर वैल्यू कर रहा है तो इसे ऊंचे दाम पर बेचना सही रहेगा। अपने बिजनेस को बेचने के डिसीजन की टाइमिंग भी मार्केट पर ही डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर अपना बिजनेस बेचने का ये आपका पहला एक्सपीरियंस है तो शायद आप ये सोचकर परेशान हो सकते हैं कि आपको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कहाँ मिल सकते हैं। 3 टॉप मार्केट ग्रुप शायद आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। पहला ग्रुप है आपके कॉम्पिटिटर। ज्यादातर कॉम्पिटिटर खुशी खुशी आपका बिजनेस खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इससे उन्हें 2 फायदे होंगे। एक तो वो सक्सेसफुली अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से निकाल देंगे और दूसरा उसके मार्केट शेयर भी हथिया लेंगे। मार्केट शेयर का मतलब है किसी कंपनी के कस्टमर्स की संख्या या मार्केट का एक पार्ट जिस पर उनका कंट्रोल है। अगर आपकी कंपनी को खरीदने के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा है तो आप अगले ग्रुप की तरफ जा सकते हैं, जो है कॉम्प्लीमेंटिंग बिजनेस। ये वो बिजनेसेस हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनका इस्तेमाल आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है या फिर उनका प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो आपका बेकरी का बिजनेस है जहां चीज केक बिकते हैं।
अब अगर आप अपना बिजनेस बेचने की सोच रहे हैं तो आप इसे किसी कॉम्प्लीमेंटिंग बिजनेस, जैसे वो फैक्ट्री जो चीज क्रीम बनाती है, उसे बेच सकते हो। आप उन बेकरीज को भी अपना बिजनेस बेच सकते हो जो ब्रेड बेचती हैं पर उनके मेन्यू में केक नहीं है। अगर आपको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में भी सोच सकते हैं। सोशल मीडिया एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसे यूज करके आप अपना बिजनेस मार्केट में बेचने के लिए डाल सकते हैं। इस काम के लिए आप अलग अलग वेबसाइट्स और जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद भी ले सकते हैं। अपने बिजनेस को बेचने का परफेक्ट टाइम है जब आप यंग हो और आपके बिजनेस की हाई मार्केट डिमांड हो। यंग एज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इसे हम प्रेफर करेंगे, ताकि अगर आपको नुकसान में भी अपना बिजनेस बेचना पड़ा तो आपको रिकवरी करने के लिए और टाइम मिल जाएगा। सबसे पहले आने वाली इन चीजों में से एक है हाई मार्केट डिमांड, जो आपको बिजनेस बेचने के लिए एनकरेज करती है। लेकिन ध्यान रहे, बिजनेस बेचने में भी काफी रिस्क शामिल है। आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है कि कब आपको अपना बिजनेस रखना है या फिर बेच देना है। खुद पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको तुरंत पता नहीं चलता कि आपने गलत किया या सही। अगर आपको ऑफर मिलता है तो इसे आप पैसे की टाइम वैल्यू से कंपेयर जरूर कीजिए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप 10 लाख रुपए के बिजनेस में 50% के मालिक हैं और महीने की 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। अब अगर आप बिजनेस बेचोगे तो आप बैंक में बिना किसी टैक्स से पहले 5 लाख रुपए कमा रहे होंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इतना पैसा काफी है? अगर आज आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप बैठे बिठाए दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी अपने फ्री टाइम में। तो क्या आप ये डिसीजन लोगे? अगर आप उसी बिजनेस में रहते हो तो आपको अगले 5 सालों तक सेम अमाउंट पर काम करना पड़ेगा। बिजनेस बेचना है या नहीं बेचना है, ये डिसीजन लेते वक्त आपके इमोशंस भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि आपको खुद के जजमेंट पर भरोसा रखना होगा। अगर आपको लगे कि प्राइस काफी नहीं है तो ऑफर रिजेक्ट कर दो। अब इसमें से दो बात हो सकती है, या तो बायर और बड़े अमाउंट के साथ लौटेगा, या फिर आप अपने बिजनेस को यूं ही तब तक चलाते रहो जब तक कि उसका प्राइस वहां तक ना पहुंच जाए जितना आप चाहते हो। अमीर होने के कई तरीके हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि अपने टाइम को वैल्यू देना बहुत जरूरी है। एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल के साथ अमीर होना उस सिचुएशन से कहीं बेहतर होता है जहां आप अमीर तो होते हैं पर साथ में आपको 9 to 5 की जॉब भी करनी पड़ रही होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।